वेक्टर्स, हेडिंग डालेंगे वेक्टर्स। तो चलिए देखिएगा वेक्टर में क्या है, पूरा वेक्टर्स प्लस 3D डाल दो हेडिंग। वेक्टर प्लस 3D ये दोनों एक साथ बताएंगे, 3D को भी इसी के साथ बताया जाएगा। वेक्टर्स प्लस 3D, ध्यान देना बेटा, वेक्टर्स प्लस 3D बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इसे समझना है तो बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्केलर और वेक्टर। सदिश क्या है, अदिश क्या है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर, बिल्कुल वही चीज़ मैथ्स में भी है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स वाला वेक्टर अलग चीज़ है, मैथ्स का वेक्टर अलग है। लेकिन मैथ्स में हम केवल लाइन लाइन बनाएंगे, इसलिए केवल आप कोई फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ये आप इस तरीके से बोलोगे। बाकी तो मैथ्स में, फिजिक्स में आप जानते हो कि आपका फोर्स वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, लेकिन डेफिनेशन क्या है वेक्टर की ज़रा सीखिएगा। जो वेक्टर की डेफिनेशन फिजिक्स की, मतलब वही वेक्टर है। देखिएगा ये जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट बनाया, इस लाइन सेगमेंट में ओनली क्या है, क्या नज़र आ रही है, लेंथ, केवल लंबाई नज़र आ रही है। एक लाइन सेगमेंट और बनाया, इसमें भी लेंथ नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसमें डायरेक्शन दे दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर हो जाएगा। ओनली लेंथ नज़र आएगी तो उसे हम स्केलर कहेंगे, लेंथ और डायरेक्शन दोनों होगी उसे हम वेक्टर कहेंगे। ओनली लेंथ, इसमें केवल लेंथ है, लंबाई है, इसलिए अदिश है। इसमें लंबाई और दिशा दोनों है, इसलिए इसे सदिश, इसे वेक्टर कहा जाएगा। इंग्लिश में कहा जाएगा वेक्टर और हिंदी में कहा जाएगा सदिश। इसे क्या कहा जाता है, स्केलर। स्केलर इंग्लिश में कहा जाएगा और हिंदी में अदिश। देखो बेटा दोनों में एक वर्ड है दिश, यानी लेकिन आ लग गया तो इसका मतलब दिशा नहीं होगी। सफलता मिले सफलता कहा जाता है, सफलता ना मिले असफलता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे ही यहां पर अगर आप स्केलर बोल रहे हैं, दिशा नहीं है, ये अदिश मतलब दिशा नहीं रहेगी, और इसमें सदिश यानी दिशा के साथ। ठीक है, सा मतलब साथ, किसके, दिशा के साथ, यानी इसमें केवल दिशा नहीं है, केवल लंबाई है, इसलिए इसे अदिश कहा जा रहा है। इसमें लंबाई भी है, साथ में दिशा भी, इसे इसलिए सदिश कहा जाता है। आज की क्लास में केवल हम थ्योरी पर बात करेंगे। देखिए बेटा अब आपको एक चीज और बता दें, यहां पर आपने देखा हम लंबाई को जो है परिमाण भी कहते हैं, लेंथ यानी उस लेंथ को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है परिमाण और परिणाम अलग अलग चीजें हैं। ये परिमाण हैं, यानी मैग्नीट्यूड इसे बोला जाता है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, और ये आपका परिमाण हो गया, या इसे मापांक भी बोलते हैं, मॉडुलस कहा जाता है। सर फिजिक्स वाले में परिमाण क्या होता है, हर चीज में लंबाई थोड़ी ना होती। परिमाण का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, फोर्स लगा रहे हो कितने अमाउंट का, वो जो वैल्यू है वही आपकी क्या होगी, यानी वो जो अमाउंट क्या है भाई, फोर्स अब कितना 10 न्यूटन, वो 10 न्यूटन क्या है आपका मैग्नीट्यूड हो गया। भाई यहाँ पे तो लंबाई का सेंस समझ में आ रहा है कि भाई लेंथ चलो, लेकिन फोर्स हो गया और वेलोसिटी हो गया, ये कहाँ लंबाई है, लेंथ नहीं है। लेकिन आप कह सकते हो इनको हम क्या कहेंगे, ये परिमाण का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यानी वो जो वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू। मोमेंटम है, कितना है मोमेंटम, मान लीजिए आपने कहा 10 kg मीटर पर सेकंड, ये हो गई यूनिट, 10 जूल कार्य किया, तो वो जो 10 जूल कार्य कर रहा है वो जो वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की, वो वैल्यू ही, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इतना हो गया। मैंने कहा कि मान लीजिए मोमेंटम भाई मास इनटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान उसका 2 किलो है और 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कोई पिंड है जो कि 2 किलोग्राम का है और 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो जो उसका वेट यानी वो उसका m हो गया, और जितने वेग से चल रहा वो उसकी वेलोसिटी होगी, तो उसका जो संवेग हो गया वो कितना है 10 kg मीटर पर सेकंड। ये kg हो गया मीटर पर सेकंड, ये उसका मोमेंट। तो ये जो वैल्यू हो गई यही क्या हो गया बेटा, यही क्या होगा, ये आपका क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा।
परिमाण होगा। ठीक है, फिजिक्स वाली भी चीज समझा दी हमने। तो फिजिक्स में जो उस फिजिकल क्वांटिटी के, फिजिकल यहाँ पे तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं केवल, वहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी तमाम सारी होती हैं। कई बार ऐसे भी ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी भौतिक राशियाँ, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो तभी आपने सारी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लीजिए तो आपको याद रहेगा कि हाँ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपकी स्केलर है और कौन सी क्या है वेक्टर। भाई देखो फिजिक्स में क्या नाम से शुरुआत होता है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ये लेकिन यहाँ पर हम फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहे, हम बस ये बता रहे हैं कि स्केलर क्या है। हम एक लेंथ बना रहे हैं, एक रेखा खंड बना रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं और उसमें कह रहे हैं जो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो अगर केवल लेंथ है उसके पास तो उसे स्केलर कहेंगे, और लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन है तो उसे वेक्टर कहेंगे। और आप बच्चों को याद रखना वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको जरा सीखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, शुरुआत की थ्योरी थोड़ा पढ़ना जरूरी है तभी इंटरेस्ट डेवलप होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर कल आपको जोड़ना सिखाएंगे, परसों से डॉट प्रोडक्ट बता देंगे। देखिए इधर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर में क्या होता है, किसी भी वेक्टर को कोई भी लेटर लिख दो, जरूरी नहीं अंग्रेजी का, कुछ भी लिख दो, ए बी सी लिख दो, अल्फा लिख दो, बीटा लिख दो, ये यानी कोई भी चीज लिख रहे हो उसके ऊपर क्या लगाना है, एरो लगाना है। तो जिससे ये पता चलता है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो ये ध्यान रखना वेक्टर में कैसे निकलना, क्या करना है, वेक्टर के लिए क्या करना है बताइए। आपको उस लेटर को लिख के उसके ऊपर क्या लगा देना है, एरो लगा देना है, जिससे ये पता चलेगा वो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, एक सदिश है। किसी को भी लिख दो उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, वो हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपने लेटर लिखा उसके ऊपर एरो लगा दिए तो ये क्या होगा, वेक्टर हो गया। मान लो कभी आपको अगर मैंने ये शब्द बोल दिया अंग्रेजी के लेटर के ऊपर एरो लगा दो, वही वेक्टर होता है। तो भाई ये अल्फा, ये तो अंग्रेजी का लेटर नहीं, अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक पढ़ते हो तो क्या 26 लेटर पढ़ते, क्या 26 में पढ़ता है अल्फा? तो ये कहाँ का, ये दूसरे देश है, वहाँ की भाषा। जैसे आपके भाई ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी, ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक आपके 26 लेटर होते हैं, लेकिन सबके अपनी अपने देश की अपनी अपनी भाषाएं। जैसे आपका है हिंदी है, ओ आ ई ये हो गया, ठीक है, तो वैसे ही वहाँ भी है अल्फा उसमें आता है। तो इसलिए अल्फा को भी हम प्रयोग, मतलब कोई भी चीज़ लिख दो उसके ऊपर एरो लगा दो। मान लो हमने साई लिख दिया, पता चला गामा ही लिख दिया, तो ये ऐसा थोड़ा ना कि वेक्टर नहीं होगा, उसके ऊपर एरो लगा दिया तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। कोई भी चीज़ लिखो उसके ऊपर एरो लगा दो। हाँ, इससे फील हो रहा है ये जो एरो ये बता रहा है भैया उसके पास डायरेक्शन भी है, ऐसे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए तो ये हो गया। तो यहां पर आप बच्चों को ये ध्यान रखना है वेक्टर क्या है, जिसमें केवल लेंथ है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, उसे वेक्टर कहेंगे। ओनली डायरेक्शन हटा दो, केवल डायरेक्शन हटा दीजिए तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड। तो अगर डायरेक्शन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्केलर। यही चीज हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझाई है। अगर आप बच्चों ने देखा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देखा था? नहीं देखा होगा किसी बच्चे ने, देखोगे नहीं, जिसमें भूत बंगले की कहानी सुनाई। कितने लोगों ने देखा? देखो तो जरा सुन लेना उसको, बहुत नॉलेजेबल स्टोरी है, बहुत गजब का उसमें बात बताई है। वो ढूंढ सकते हो, सर्च करना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाई हीरो ऑफ मैथ्स, वो वीडियो सामने निकल के आ जाएगा, जिसमें हमने भूत बंगले की कहानी सुनाई है। उसमें बताया गया है एक व्यक्ति ने एक बहुत ही सुंदर मकान स्टार्ट किया बनाना, धीरे धीरे बनाया, लोग देखते थे यार ये बहुत अच्छा सुंदर मकान बन रहा है। जिस दिन वो कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने सोचा शायद आएंगे, कोई नहीं आया। 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, कोई इस मकान में आ नहीं रहा। तो शक पैदा होता है। अब उसके आगे क्या हुआ उसमें देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब है कोई भी आप लेटर लिखिए उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, वो उस वेक्टर को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया। अब बात करेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। देखो थ्योरी बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा। बस ये शुरुआत का आज की क्लास थ्योरी है, बस अब थ्योरी थोड़ा ना, केवल कॉन्सेप्ट चलेंगे आगे। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। और यहाँ पे लिख सकते हो, मान लो कभी भूल गए तो लिखना मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हिंदी में लिख देना परिमाण तथा दिशा, और केवल परिमाण होगा। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बिना मैग्नीट्यूड के एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन नहीं बोलना चाहते, केवल आपको मैथ्स वाली फिजिक्स तो पढ़ानी नहीं, केवल मैथ्स की आपको बताएंगे। संडे को 1 घंटे पढ़ानी है ना, तो चलो उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसमें हम जेईई मेन के क्वेश्चन आपको बताएंगे। एक जेईई मेन का क्वेश्चन लेने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, एक डेरिवेशन आपको प्रूव कराएंगे, तो आपको क्लास मिस नहीं करनी। मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी बिना मैग्नीट्यूड के एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें क्या होता है, आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। भाई मैंने कहा धक्का लगाओ, अब कोई मान लीजिए हमारे ऑफिस में आया, हमारा वहाँ पे कोचिंग है, अब आया, अब वो खोल रहा है, ताकत तो है उसके पास, अब हमें आवाज़ देनी पड़ती, बाहर की ओर खींचो, इसका मतलब ताकत तो तुम्हारे पास है, अब वो तो अंदर की ओर करे तोड़ डालेगा। अगर हम कहें अंदर की ओर खींचो तो पूरी जान लगाएगा, फिर तोड़ के अंदर निकल जाएगा, हमारे सिर वहाँ पे गिरेगा बगल में। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए जब कोई ज़्यादा प्रयास करता है तो बोलना पड़ता है बाहर की ओर खींचो, यानी ताकत है। तो ऐसा क्यों बोले, मैग्नीट्यूड तो है आपके पास, आप ताकत तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा बेटा, भाई हम ही हैं, हम ही थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसे हवा मार रहे हैं, कहाँ हो तुम तो पता नहीं। तो ऐसे ऐसे करने से थोड़ा ना लग जाएगा, ये पूरा ऐसे जब पूरा एरिया कवर करेगा तब लगेगा, लोगों को भी लगेगा कुछ हुआ है। सर जी डायरेक्शन तो दीजिए, मैग्नीट्यूड तो है आपके पास, मैग्नीट्यूड लेके कहाँ घूम रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे करेंगे, क्यों भाई आदित्य ऐसे किया, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड लेके कहाँ घूम रहे हैं। डायरेक्शन दीजिए तो पूरा क्वांटिटी तैयार होगी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड, आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस में होगी बताओ, वेक्टर में होगी। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस में होगी, वेक्टर में होगी, और ओनली मैग्नीट्यूड किस में होगा, स्केलर में। अब एक बात और ध्यान देना है, वेक्टर, ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर में लिखेंगे सदिश का मापांक, सदिश का मापांक, इसमें जरा देखेंगे तो ये सदिश का मापांक जरा देखेंगे, वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है जरा सीखेंगे। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर में होगा कि कोई वेक्टर है, उस वेक्टर की जो लेंथ होगी उसी को उसका मॉडुलस कहेंगे, उस वेक्टर की जो लेंथ है उसी को उसका मॉडुलस कहेंगे। ये ध्यान रखना, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का मतलब हुआ लेंथ ऑफ वेक्टर ए, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे, ए वेक्टर की लंबाई। ध्यान रखना बेटा, मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, उस वेक्टर की जो लेंथ होगी, उस वेक्टर की जो लेंथ होगी उसी को हम उसका क्या कहेंगे, मॉडुलस कहेंगे। बेटा ध्यान देना, किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है उसी को हम उसका मॉडुलस या उसका परिमाण कहते हैं। इतनी बात को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। तो वेक्टर क्या चीज सीखी आपने, वेक्टर में क्या सीखा, सबसे पहले क्या सीखा, केवल क्या होगा बेटा, लेंथ और डायरेक्शन दोनों होगा, उसे क्या कहेंगे, लेंथ और डायरेक्शन दोनों होगा, उसे हम वेक्टर कहेंगे। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस डालेंगे, वेक्टर चेंज कब होता है, जरा बताइएगा वेक्टर चेंज कब होता है बेटा, वेक्टर चेंज कब होता है ये मुझे बताइए, कोई बताएगा बच्चा, वेक्टर चेंज। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, सुन लीजिएगा, तो मैंने एक डायग्राम देखा, बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ये फिजिक्स में डायग्राम देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ध्यान से सुनते रहो मेरी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब एक समान वृत्तीय गति, क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। तो मैंने देखा कि कोई पार्टिकल जब मोशन करता है, जरा बताइएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके हर इंस्टेंट पर क्या होती है बेटा, वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है एक समान वृत्तीय गति, और एक समान वृत्तीय गति का मतलब अगर कोई जो है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही पार्टिकल चलता रहेगा, तो उसको कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। लेकिन क्यों कहा जा रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही, बता सकता है कोई? क्योंकि हर इंस्टेंट पर जो है वो क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जितना इंपॉर्टेंस आप लेंथ को देते हो, उसके मैग्नीट्यूड को देते हो, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा डायरेक्शन भी होता है। ध्यान रखना, जितना इंपॉर्टेंस आपको, जैसे देखिए मैंने कहा कि हमारा मोबाइल नंबर है, ये लिखा हुआ है। अब ये बताइए, इसमें एक भी डिजिट अगर चेंज होती है, आप अगर इसको डायल करोगे तो ये किसी दूसरे के पास कॉल चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मात्र एक में चेंज हो रहा है, तो आपका वो पर्सन चेंज हो रहा है, वो जो जिसके पास जानी चाहिए कॉल नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर 10 डिजिट से मोबाइल नंबर बनता है। वैसे ही वेक्टर किन चीजों से बनता है? 2 चीजों से। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों में किसी एक में भी बदलाव करोगे, वेक्टर आपका चेंज होगा बेटा। वेक्टर क्या होगा? चेंज होगा। तो यहां पर देखिए, ये आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसीलिए आप फिजिक्स में पढ़ते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैंने जब पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो मेरे माइंड में कंफ्यूजन हो गया, यार एक समान वृत्तीय गति का मतलब ये हुआ सर्कुलर मोशन, तो ये समझ में नहीं आया। एक समान वृत्तीय गति में ये भी लिख कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, वो चाल नहीं बदलेगा, लेकिन फिर कह रहे हैं वेलोसिटी चेंज होगी। क्योंकि बेटा एक होता है वेलोसिटी, एक होता है वेग, इसको कहते हैं वेलोसिटी, और एक होता है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या हुआ? चाल। क्या दोनों चेंज होते हैं? बोलो, दोनों चेंज होते हैं? ये नहीं चेंज होता, ये चेंज होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो नहीं चेंज होता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही चाल कहते हैं। देखो चाल और उसमें क्या अंतर है? इसके पास मैग्नीट्यूड है और वो मैग्नीट्यूड इसके पास भी है, 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसके पास डायरेक्शन होगी। वेक्टर का वेलोसिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। अब ये बताइए दोनों चेंज हो रही कि नहीं हो रही? देखो मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हर इंस्टेंट पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम रहेगा, V3 और V4। ये ध्यान रखना, हर इंस्टेंट पर क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। हम एक वो फंडा मान लेते, बहुत लोग कहते सर, जैसे कई बार मैंने किताब में देखा फोर्स 4 न्यूटन है, मान लीजिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, तो सर ये नहीं समझ में आ रहा उसको ऐसे क्यों, ऐसे करके एरो से क्यों नहीं दिखा? अरे मान लो उनने इतनी लेंथ को, सपोज इस लेंथ को मैंने 1 न्यूटन कह दिया, इसका डबल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 न्यूटन मान ली, किसी भी लेंथ को हमने मेजर कर लिया कि ये 1 न्यूटन है, तो ये 2 लेंथ बनाने का मतलब क्या हुआ? 2 न्यूटन हो गया। इसका ट्रिपल बनाने का मतलब क्या हुआ? 3। तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो एरो की लेंथ है, अगर हम इसको 10 बोल रहे हैं तो फिर उतनी लेंथ का होना चाहिए ये भी, उतनी लेंथ का ये भी होना चाहिए, उतनी लेंथ का ये भी होना चाहिए। यानी ये आपका जो मैग्नीट्यूड हो इनका जो लेंथ है, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? इक्वल है। सॉरी, डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसलिए कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो बात समझ में आ गई आपको। अच्छा ये बताइए, एक और मैंने डायग्राम देखा था, एक डीसी पांडे बुक है, फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तो उसमें मैंने एक डायग्राम देखा, ये अभी थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। देखो इधर देखिएगा बेटा, ये आपका वाटर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, ये गहराई है, समझो ये गहराई है, पानी का सीन आप लोगों को ऊपर से दिखाए, ग्लास से दिखा रहे, ऐसे पानी बह रहा है। तो अब ये बताइए, यहां पर मैंने देखा कि ये जो वेलोसिटी है छोटे नीचे पार्टिकल की, ये क्या है? ये वेलोसिटी, और ऊपर वाले पार्टिकल देखो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही। देखो यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा? बढ़ती जा रही। देखो ये लेंथ से पता चल रहा है। इसका मतलब कभी भी आप किसी नदी को देखते हैं, अगर उसमें पानी बह रहा है, अगर उसकी कुछ गहराई होगी, तो जो नीचे अणु होंगे, गहराई जितना नीचे जाओगे उनका वेग कम होगा। उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि लेंथ जो होती है उसकी मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। कम लेंथ बनाओगे इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है, ज्यादा लेंथ बनाओगे इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इसका मतलब वाकई में सही बात है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। देखो इधर मेरे हाथ में ये पेज है, जरा देखिएगा। मैंने कहा बेटा इस पेज को हल्का सा ऐसे पुल करो, जरा हल्का सा खींचो। देखो इन्होंने हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से ये डिस्प्लेस हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ये बताइएगा, अगर मैंने इसके ऊपर ये बुक रख दी, अब
उतने ही फोर्स को लगा के क्या होगा, वो चीज डिस्प्लेस नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर और भी लेयर लगी है, ध्यान रखना। तो वैसे ही ये पार्टिकल जो हैं ये उनके ऊपर और भी समझो ये लेयर हैं पानी की, वो उसके ऊपर प्रेशर लगा रही हैं। जो जितना फ्री होगा, ये देखो इसके ऊपर कम लेयर है तो इसलिए जो है ही होगा। आप जब घर में कोई किताबें रखते हो, ध्यान रखिए, आपको कौन सी किताब निकालना मुश्किल होता है, जो नीचे सबसे नीचे, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारा प्रेशर है। ऊपर वाली जो उससे और ऊपर वाली, उसको निकालना आसान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए इनकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो ये तो बात थी, डेफिनेशन थी, वेक्टर के बारे में जानकारी दी कि वेक्टर का जो लेंथ होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो लेंथ है समझ लो उसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। अच्छा ये बताइए जरा, मुझे बताओ, ये कोई फोर्स है, इस बॉडी को रखा है, इस पर एक फोर्स लगा इधर और एक फोर्स लगा इधर, ठीक है, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा ये बताइए? F1 ज्यादा होगा, F2 ज्यादा होगा? कैसे पता चल रहा है? इसकी लेंथ से, लेंथ ज्यादा होगी यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसा बना दिया, लगभग एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं, अगर मैं कहूं F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इससे क्या पता चल रहा है, दोनों की लेंथ क्या होगी, एक जैसी होगी। इससे ये पता चल रहा है। जानते हो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखना कभी उसका डायग्राम, उसका डायग्राम ऐसे होता है, देखो ये हो गया, इसकी लेंथ ज़्यादा है, मान लो पार्टिकल फास्ट होता चला जा रहा है, ऐसे ये हो गया। भाई आप किसी रस्सी को लिया और इस तरह से घुमा रहे हो और अब धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, हर स्टैंड पर आपका जो मूवमेंट है उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। देखो इसका लेंथ कम हो गया, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है, तेज घुमाते चले जा रहे हो, स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। उसी पोजीशन पे जब दोबारा आया और ज़्यादा वेलोसिटी हो गई, मतलब दोबारा जो स्टैंड था उस पर और ज़्यादा हो गई। यानी ये आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बस एक बात ध्यान रखना है, मैथ्स में कहो चाहे फिजिक्स में कहो, वेक्टर आपका दो कारणों के कारण चेंज होता है। दो रीज़न होते हैं जिस कारण वेक्टर चेंज होता है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर लो या मैग्नीट्यूड चेंज कर लो। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ये मार्कर रखा है, देखो ये ए वेक्टर, मान लो क्या कहा है इसे, ऐसे ए वेक्टर, और इस मार्कर की लेंथ, अब मैं इस मार्कर को चाहे जेब में रख दूं तब भी तो इसकी लेंथ वही रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऊपर चली गई। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसकी डायरेक्शन इधर है। मान लीजिए जो मार्कर है इस तरीके से है, ए वेक्टर है, मैंने इसको हल्का सा रोटेट करके ऐसे कर दिया, इसको रोटेट करके इस पोजीशन पे पहुंचा दिया, तो अब क्या चेंज हो गया बताओ, डायरेक्शन। तो अब इसको वो वेक्टर नाम ना देना, इसको अब क्या कहेंगे, देखो केवल ये पहला नंबर है, ये पहला नंबर है किसी का, मोबाइल नंबर है n, अब ये क्या होगा, ये दूसरा नंबर होगा n1, केवल जबकि एक ही चीज में चेंज किया। ये नंबर है, ये n1 यानी दूसरा मोबाइल नंबर, केवल लास्ट की एक डिजिट ही चेंज की। तो डिजिट 10 डिजिट से बनता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर वेक्टर दो चीज़ों से बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों में किसी एक में भी चेंज करोगे वेक्टर चेंज होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो ये जबकि ये आपको बस ये याद रखना है, ये सारे ऊपर वाले पार्टिकल की जबकि डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होती, इसलिए सभी के सभी वेलोसिटी क्या होंगी, इनको सब अलग अलग कहेंगे। v1 वेक्टर ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, v3 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v4 सब अलग अलग क्यों कह रहे हैं बताइए, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सबका अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग है, इसलिए वो वेलोसिटी अलग अलग है। तो वेक्टर का जितना इंपॉर्टेंस मैग्नीट्यूड होता है उतनी इंपॉर्टेंस डायरेक्शन भी होती है। जैसे आप मैग्नीट्यूड को इंपॉर्टेंट देते हो वैसे ही डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी को चेंज होने का कारण क्या है, दो कारण हो सकते हैं। मतलब किसी भी वेक्टर को चेंज करने कैसे कर सकते हो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो या मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। और कब चेंज नहीं होगा, जब दोनों ना चेंज। तो ये मार्कर मैं क्या करूं जिससे चेंज ना हो, ये वेक्टर है, अगर मैं इसको ये कर दूंगा, अब इसे क्या कहोगे बी वेक्टर, ऐसे कर दिया सी वेक्टर, अब ऐसे कर दिया डी वेक्टर, ऐसे कर दिया ई वेक्टर, कुछ भी नाम देते रहो, A1 वेक्टर, A2, बस वो ना कहना जो बोला था। ए वेक्टर है, इसको चाहे A1 बोल दो चाहे इसको बी वेक्टर बोल दो, हर पोजीशन में जाएगा, उसकी चेंज होता रहे क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। अच्छा, कोई ऐसा तरीका है जिससे ये चेंज ना हो? हाँ, एक तरीका है, ये देखिए किधर की ओर जा रहा है, पूरब की ओर। इसको मैंने अगर ऊपर लिख दिया, ऐसे कर दिया, इधर कर दिया, उधर आई भी देखो पूरब की ओर है, लेंथ उतनी है, मार्कर चाहे ऐसे भी लिख दें। इस अगर केस में बात करें, इस मार्कर को ऐसे घुमा के आपने ऐसे लिख दिया है, लेंथ दोनों केस में क्या होगी, दोनों की सेम रहेगी, बट दोनों वेक्टर अलग अलग थे, इसीलिए तो ए वेक्टर को बी वेक्टर नाम दिया। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर ये 2 यूनिट है तो इसकी भी 2 यूनिट, इसकी भी 2 यूनिट। तो वेक्टर चेंज कब नहीं होगा, वेक्टर कब चेंज नहीं होगा, जब वेक्टर को क्या करेंगे,
पैरेलल शिफ्ट करेंगे। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर वेक्टर चेंज नहीं होता है बेटा, इतना याद रखना है। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होता, लेकिन रोटेट करोगे तो वेक्टर चेंज। ऐसा ही एक SC वर्मा की बुक आती है IIT की, उसमें एक क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव इसी टाइप का है कि रोटेट एन एंगल थीटा, क्या चेंज नहीं होगा। उसमें लिखा किसी वेक्टर को रोटेट करते थीटा एंगल पे क्या चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज नहीं होगा वेक्टर का, वेक्टर तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज नहीं होगा उसका, नहीं, अगर रोटेट कर दिया थीटा एंगल पर, ये वेक्टर है, इसको अगर हमने थीटा कोण से घुमा दिया तो क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। क्या चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। भाई मैंने कहा कोई वेक्टर है, अभी आगे चल के आई कैप जे कैप के कैप के बारे में बताएंगे, अभी तो केवल इतना ही बताया आपको। तो याद रखेंगे वेक्टर के बारे में आप बच्चों को बस इतना याद रखना है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सदिश क्या है, अदिश क्या है। सदिश क्या है बेटा, वेक्टर क्या है, केवल नहीं, वेक्टर क्या है, वेक्टर में दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्केलर में बिना मैग्नीट्यूड के कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जबकि आप खुद सोचो, जब फिजिक्स में पहला सेंटेंस ये है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, कि स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, तभी उस फिजिकल क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस होगा। वो बात सही है, कितना है भाई, कोई पार्टिकल जा रहा है सर कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, तो वो जो 40 है, 20 है, 30 है, वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। मैंने कहा मेरे पास एक बॉडी है, आपने कहा सर कितने केजी की है, एक 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो जो हम बता रहे हैं 4 kg की, ये 4 kg अमाउंट क्या है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड आपकी उसकी वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया और मॉडुलस हो गया। यूनिट वेक्टर लिख लो बस एक, फिर आगे बताएंगे अगले। यूनिट वेक्टर क्या होता है जरा सीखेंगे। इकाई सदिश किसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है बताइए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ 1 होती है, उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इकाई सदिश। देखो यहां पे चित्र में दिखाया गया है, इस वेक्टर की जो लेंथ है 1 है, देखो ये लंबाई दिखाई है, देखो 1 लिखा भी है, और आप लिख भी सकते हो जिस सदिश का, जिस सदिश मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 इकाई होता है, 1 यूनिट होता है, उसे ही यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसे ही क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसी को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो वेक्टर पर इतनी नॉलेज है। लेंथ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस क्या होती है, वो भी लेंथ होता है। और आपको एक चीज़ और, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी वेक्टर के ऊपर एरो लगा दीजिए, वो क्या करता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। अच्छा, और बात की थी हमने किसकी, मॉडुलस की। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, उस वेक्टर की लेंथ, यानी मॉडुलस का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, ये भी तो कह सकते हैं। मॉड ए का मतलब उसका मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने कहा एक बल F किसी पिंड पर कोई फोर्स, और अगर हमने कहा F और ये लिख दें 10, तो इसका मतलब क्या है, उसका मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, 10 न्यूटन का लगाया जा रहा है। एक दूसरा फोर्स 20 न्यूटन का है, तो ये क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेक्टर पर बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।